नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कॉम्पिटिशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने देश की आज़ादी का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी टॉपिक या अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम लोग आज़ादी की ओर भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम भारतीय स्वतंत्रता तथा भारत विभाजन भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम भारत की आज़ादी भी कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरे हिसाब से हर नागरिक को, आप तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। तो हम लोग अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता या इसको हम ये भी कह सकते हैं स्वतंत्रता और विभाजन। तो जैसा आपका दिल करे, स्वतंत्रता और विभाजन ये भी रख सकते हैं आप, आज़ादी की ओर ये भी रख सकते हैं आप, भारत की स्वतंत्रता सिर्फ इतना भी रख सकते हैं आप। तो आपको जैसा लगे अच्छा, उस हिसाब से आप इस टॉपिक को और अपने हिसाब से पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप इसको कोई और स्वयं कोई नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये टाइटल बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते भारत की आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता। और भारत की स्वतंत्रता में लास्ट क्लास जो फ्राइडे को हम लोगों ने पढ़ी थी, फ्राइडे को जो क्लास हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कैबिनेट मिशन। और आप सब बच्चों को पता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसने बेटा, कैबिनेट मिशन ने बेटा जो है वो भारत में 2 सिफारिशें की थी। कैबिनेट मिशन ने कितनी सिफारिशें की थी? 2 सिफारिशें की थी। कौन कौन सी 2 सिफारिशें की थी बेटा? उसने कहा था कि भारत में एक तो अंतरिम सरकार का मतलब एंट्रीम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। कुछ अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी देखिए, पहली चीज़ तो आप थोड़ा सा पीछे से और लीजिए, थोड़ा सा पीछे से और लीजिए। मतलब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1945 में जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के नेता एटली का ऐसा प्रयास था, ऐसा विजन था, ऐसा सपना था कि मैं भारत को आज़ादी देना चाहता हूँ। और इसी क्रम में एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। इसी क्रम में, इसी उद्देश्य से एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। और इसमें बेटा अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि भारत में एक अंतरिम सरकार होगी। और ये बेटा जो अंतरिम सरकार है इसका प्रारूप क्या होगा? तो इसमें होंगे 14 सदस्य और एक होगा वाइसराय, यानी इसमें 14 ये भारतीय होंगे और एक वाइसराय इस सरकार का अध्यक्ष होगा। हम लोगों ने कैबिनेट मिशन में इस संख्या को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, थी संख्या 14। इसमें कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि 6 सदस्य जो होंगे वो होंगे कांग्रेस से, 5 सदस्य जो होंगे वो होंगे मुस्लिम लीग से। अच्छा ठीक है भैया। और 5 सदस्य जो होंगे मुस्लिम लीग से, एक होगा सिख, एक होगा ईसाई और एक होगा पारसी। इस तरह से साहब जो है वो सरकार बनेगी। मैं दोबारा से फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बेटा, बहुत ही इजी है, बस आप बात को ध्यान से सुनिए। 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और बॉस जो था, देखो बेटा, जैसे बॉस की सोच होती है, जैसे बॉस की नीयत होती है, जो बॉस का विज़न होता है वही सारे कर्मचारियों का विज़न बन जाया करता है। मैं आपको बता रहा था कि
एटली का विजन था कि मुझे भारत को आज़ादी देनी है, मैं भारत के लोगों को सत्ता सौंपना चाहता हूँ। उसका ये विज़न क्लियर था। इसी विज़न को क्लियर करने के लिए उसने कैबिनेट मिशन भारत भेजा और इस कैबिनेट मिशन ने भारत में दो सिफारिशें की कि एक तो भारत में भैया अंतरिम सरकार होगी और दूसरी भारत में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। अब भारत के लिए कानून अंग्रेज नहीं बनाएंगे, अब भारत के लिए कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, भारत के लिए संविधान ब्रिटेन की संसद नहीं बनाएगी, अब भारत के लिए संविधान भारत के लोग बनाएंगे और भारत के जो लोग संविधान बनाएंगे उसकी सभा को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के नाम से जाना जाएगा। ये दो सिफारिशें कैबिनेट मिशन ने की थी। अब इसमें पहली चीज आती है एंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में एक वाइसराय और 14 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें 6 कांग्रेस के सदस्य, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, एक होगा सिख, एक होगा ईसाई और एक होगा पारसी। ऐसी सिफारिश कैबिनेट मिशन जो है वो करता है। अच्छा, अब कैबिनेट मिशन ऐसी सिफारिश करता है तो मैटर ये होता है कि संविधान सभा का इलेक्शन हुआ और संविधान सभा में मुस्लिम लीग को केवल और केवल मुस्लिम लीग को केवल और केवल 73 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को इसमें आप सब बालक जानते 208 सीटें प्राप्त हुई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस मुस्लिम लीग ने संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों का बहिष्कार किया। इसने ये कहा कि हम अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों का बहिष्कार करते हैं। हम ना तो संविधान सभा में शामिल होंगे, न हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे। हमें क्या चाहिए, अलग देश पाकिस्तान, बस यही हमारी मांग है। अब घटना क्या होती है बेटा, 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा की गई। बेटा कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। क्यों स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि इसमें भारत का ज़्यादा विभाजन नहीं हो रहा था, इसमें केंद्र मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी भारत तत्काल परिस्थितियों में फंसने से बच गया। अच्छा, 14 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाए जाने की घोषणा की गई कि भैया कांग्रेस को 208 सीटें मिली हैं, इसीलिए सरकार बनाएगी कांग्रेस और उसमें नेता जो होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ऐसी घोषणा की गई और बेटा इस घोषणा के बाद 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। कब, 2 सितंबर 1946 को। 24 अगस्त 1946 को क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अच्छा, 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल की घोषणा हुई थी, होने कितने चाहिए थे, 14, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसने बहिष्कार किया, इसलिए सदस्य कितने रह गए, 12, और इन 12 सदस्यों में 3 मुस्लिम भी थे और जो मुस्लिम थे उनमें एक थे आसफ अली साहब, दूसरे जो थे उनका नाम था सैयद अली जहीर, और तीसरे थे सर साफत अहमद खां।
दोबारा सुनिएगा, बहुत ही इजी चीज़ है। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की और इसमें नेता थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसमें 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 1 सिख थे, 1 ईसाई थे, 1 पारसी थे, यानी 6 और 1 7, 1 8, 1 9 और 3 मुस्लिम भी थे। मुस्लिम ये तीनों कांग्रेस के नेता थे, आसफ अली, सैयद अली जहीर और सरसाफत अहमद खां, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। अब भैया शपथ ग्रहण हो गई और कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने कामकाज करना प्रारंभ किया और ये ऑफर मुस्लिम लीग को दिया गया कि आपके लिए रास्ते खुले हैं, जब आप चाहें तब हमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई और कहा गया कि अंतरिम सरकार के प्रारूप में 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग को संविधान सभा में बहुत ही कम जनमत मिला, इसलिए मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों का बहिष्कार किया और उसने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बनाए जाने की घोषणा की गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को 208 सीटें मिली थीं। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिनमें 3 मुस्लिम मंत्री भी थे। एक थे आसफ अली, दूसरे थे सैयद अली जहीर और तीसरे थे सरसाफत अहमद खां। अच्छा, अब घटना क्या होती है, जो हमारे देश के वाइसराय थे, वाइसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल वो बहुत परेशान थे। वो इसलिए परेशान थे कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग को भी होना चाहिए। एक ऐसी सरकार बने जिसमें सभी दल होते और वो मिलजुल के संविधान का निर्माण करवाते और ऐसा संविधान जो सभी के द्वारा स्वीकार होता। और कांग्रेस के इसमें लगभग 9 सदस्य हो गए थे, इसलिए वाइसराय और परेशान थे और उन्होंने मुस्लिम लीग को मनाना प्रारंभ कर दिया। हर प्रयास किया, हर तरीके से मुस्लिम लीग को मनाने का प्रयास किया और अंततः वे सफल हो गए। यानी मुस्लिम लीग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए वाइसराय के कहने पर, वाइसराय के मनाने पर मुस्लिम लीग इस मंत्रिमंडल में बेटा शामिल हो गई। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए और वो भी इसलिए शामिल हुए क्योंकि वाइसराय ने बहुत ज़्यादा निवेदन किया। ये 5 सदस्य कौन थे? तो ये थे पहले नंबर पे लियाकत अली खां। ये लियाकत अली मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने। बहुत बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी ये बने थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो लियाकत अली हैं, इनको जो मंत्रालय दिया गया वो था वित्त मंत्रालय। दूसरे जो थे वो थे इब्राहिम, उनका नाम था बेटा इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर।
और ये चुंदरीगढ़ को जो डिपार्टमेंट दिया गया, जो विभाग दिया गया, वो था आपका वाणिज्य यानी कॉमर्शियल। इनको जो है वाणिज्य विभाग दिया गया, ऐसा वाला। फिर इनके बाद आते हैं अगले अब्दुल रब नस्तर। और इन अब्दुल रब नस्तर को जो डिपार्टमेंट दिया गया बेटा, वो था संचार। अच्छा, और इससे अगले जो मंत्री थे उनका नाम था गजनफर अली खां। और ये जो गजनफर अली खां थे, इन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया वो था बेटा आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, और एक और थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। और जोगेंद्र नाथ मंडल को जो डिपार्टमेंट दिया गया वो था बेटा आपका कौन सा, वो था लॉ यानी विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया। चलिए बात करते हैं आगे। वायसराय ने निवेदन किया, प्रार्थना की नाना प्रकार से। वायसराय के सामने मजबूरी थी कि भैया मुस्लिम लीग को भी इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया जाए। बस इसी उद्देश्य से उसने मुस्लिम लीग से प्रार्थना की, लॉर्ड बेबल ने, और मुस्लिम लीग अंततः मान गई। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य लियाकत अली वित्त मंत्री बने, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री बने, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बने, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बने, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं वो विधि मंत्री मतलब लॉ मिनिस्टर बने। अच्छा, अब देखते अगली चीज़। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से अगर आप देखें, अभी आप नए जुड़े हैं तो मैं आपको बताऊं, हम भारत की आज़ादी पढ़ रहे हैं। भारत की आज़ादी कैबिनेट मिशन, जो हमने फ्राइडे को क्लास पढ़ी थी, वहाँ से शुरू करते कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार में एक वायसराय और 14 अन्य सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 सिख, 1 ईसाई, 1 पारसी, 1 2 3 और 5 8 और 6 14 और होंगे। अच्छा, अब साहब होता क्या है, संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 यानी 73 सीटें, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। जब इतना बहुमत, जब इतनी मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों का बहिष्कार किया। लेकिन कांग्रेस को जब 208 सीटें मिली तो 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया बेटा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाए जाने की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें 3 मुस्लिम भी थे, आसफ अली, सैयद अली जहीर और सर साफत अहमद खां। 12 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, लेकिन वायसराय ने निवेदन किया, मुस्लिम लीग से प्रार्थना की कि मुस्लिम लीग भी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हो। इसलिए बेटा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य लियाकत अली वित्त मंत्री बने, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री बने, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बने, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं वो लॉ या विधि मिनिस्टर बने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा शानदार सा, कि 12 सदस्य पहले थे, 5 और जुड़ गए, यानी कितने हो गए 17, और होने चाहिए कितने 14, और हो कितने रहे 17, यानी कितने लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा, 3 लोगों को। तो जो 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था उनमें कौन कौन थे, एक थे सैयद अली जहीर, दूसरे सदस्य थे सर साफत अहमद खां और तीसरे थे शरद चंद्र बोस।
तीसरे जो सदस्य थे वो थे शरद चंद्र बोस। ये 3 लोगों ने रिजाइन किया था। बेटा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को सम्मिलित किए जाने के लिए कांग्रेस के किन किन नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया या मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो वो थे सैयद अली ज़हीर, सर साफत अहमद खां और शरद चंद्र बोस। इन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया और इन 5 लोगों ने अपना कार्य जो है वो ग्रहण किया। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि अब अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और इस सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें लियाकत अली जो हैं वो क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। आई चुंदरीगर जो हैं वो वाणिज्य मंत्री हैं और साहब आपके जो हैं अब्दुल रब नस्तर जो हैं वो संचार मंत्री हैं, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री हैं और जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं वो विधि मंत्री हैं। सरकार बनती है और सरकार कार्य करना प्रारंभ करती है। अब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, लेकिन एक विषम परिस्थिति आके खड़ी हो गई। विषम परिस्थिति क्या आके खड़ी हो गई? ये मुस्लिम लीग जो है वो सरकार में सम्मिलित तो हो गई। ये मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन ये सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये है बेटा कि बड़ी विषम परिस्थिति ये बन गई कि ये सरकार में मंत्री हैं, सरकारी काम देख रहे हैं, सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं कर रहा है। कैसे सहयोग नहीं कर रहा है? सबसे पहली चीज़ बेटा देखो, ये सरकार में बैठे ये मंत्री हैं, लेकिन इन लोगों ने 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी उसका इन लोगों ने बहिष्कार किया, पहली बैठक का बहिष्कार किया। अब आप सोचिएगा, संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद का सत्र जो है वो सरकार कराती है ऑर्गेनाइज, उसमें सरकार के 5 मंत्री भाग ही न लें। ये कैसी विषम परिस्थिति है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है कि सरकार के लोग शामिल ना हों। इन लोगों ने क्या किया? संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। अच्छा, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? ये सम्मिलित तो हैं लेकिन सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा काम इन लोगों ने क्या किया कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता था, मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय थे, मंत्रिमंडल पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, ये मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते थे, भाग नहीं लेते थे। आप बताइए क्या ये संभव है? मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है कोविड-19 पे, आप देखिएगा कि जो है कितना बड़ा इशू है और इस पर मीटिंग होने जा रही है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और हमारे वित्त मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, हमारे संचार मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री पहुँचे ही नहीं। आप बताइए सरकार चल रही है या मजाक चल रहा है? मतलब इन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ही नहीं लेते थे, ये लोग जाते ही नहीं थे। अच्छा, फिर तीसरी बात, कोई बात नहीं, चलो तुम नहीं गए वो भी ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक में भी नहीं गए। अच्छा, क्या किया तुमने कि मंत्रिमंडल ने जो भी डिसीजन लिया, मंत्रिमंडल ने जो भी डिसीजन लिया, आपने क्या किया? मंत्रिमंडल के डिसीजन यानी निर्णय का बहिष्कार किया, निर्णय का बहिष्कार किया, या बहिष्कार नहीं किया, निर्णय की आलोचना की। आप बताइए,
आलोचना की। क्या ऐसा हो सकता था? हमारे देश में देखिए मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है ना, इसका मतलब पूरी सरकार ने निर्णय लिया है, पूरी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, सारे मंत्रियों ने मिलकर निर्णय लिया है। अब मीडिया के सामने उसमें से 2 मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्या करें? विरोध करें, उनको गलत बताएं। तो ये चीज़ संभव है? असंभव है, बहुत ही असंभव काम है। तो ये लोग क्या करते थे? मंत्रिमंडल की आलोचना करते थे, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्या करते थे? जो है उनका जो है विरोध करते थे। अब उनमें सबसे मेन आदमी ये लियाकत अली साहब, लियाकत अली, ये लियाकत अली जो हैं वो वित्त मंत्री थे। और बेटा वित्त मंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मंत्री ने कोई घोषणा कर दी, रेल मंत्री ने कोई घोषणा कर दी, स्वास्थ्य मंत्री ने कोई घोषणा कर दी। उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा, बजट कौन देगा? वित्त मंत्री। और लियाकत अली तो सरकार को समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, लियाकत अली तो सरकार को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भारत के विकास में या अन्य मंत्रियों के कार्य में ये लियाकत अली जो हैं वो बाधक बन रहे थे। सरकार के काम में ये लियाकत अली जो हैं वो बाधक बन रहे थे। दोबारा सुनिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कौन कौन? लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, अब्दुल रब नस्तर, गजनफर अली खां और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये 5 लोग सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन ये सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सरकार को सरकारी काम में सहयोग नहीं करते हैं। देखिए सरकार में सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी यूपी सरकार है तो स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, यूपी के शिक्षा मंत्री, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे लोग मिलके बाबा माननीय योगीनाथ जी के साथ मिलकर के काम करते हैं। जबकि केंद्र में केंद्र में भी सरकार है, सारे मंत्री मिलके माननीय मोदी जी के साथ मिलकर के काम करते हैं। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ ये लोग सरकार को सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने संविधान सभा का ही बहिष्कार कर दिया, मतलब संसद का ही बहिष्कार कर रहे हैं आप। मंत्रिमंडल की बैठक में ही नहीं भाग ले रहा है। अरे मंत्री हैं तो देश की जो मंत्रिमंडल की मीटिंग है उसमें भाग लो, देश में सरकार की नीतियों को बताओ, बनाओ, लोगों को समझाओ। अच्छा, मंत्रिमंडल के निर्णयों की आलोचना, यानी मंत्रिमंडल ने, यानी आपने 14 लोगों ने जो निर्णय लिया, 5 नहीं गए थे, 14 लोगों ने जो निर्णय लिया उसी की आलोचना कर रहे हैं आप। अच्छा, और सबसे मेन बात ये लियाकत अली, ये क्या थे? ये वित्त मंत्री थे। और ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री होने पर ये हर विभाग को प्रभावित कर रहे थे। क्यों हर विभाग को प्रभावित कर रहे थे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री कोई भी नीति बनाए तो उस नीति को लागू करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और ये वित्त मंत्री तो खुद काम कर नहीं रहा है, तो यानी ये सरकारी कार्य में, सरकार अन्य मंत्रियों के कार्य में ये बाधक बन रहे थे। यानी मैं आपको ये यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही थी, उल्टा अन्य मंत्रियों के कार्यों में बाधक बन रही थी। मुस्लिम लीग के द्वारा लिया गया हर निर्णय क्या था? पाकिस्तान की मांग थी। मुस्लिम लीग के द्वारा लिया गया हर काम या मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया कोई भी काम वो पाकिस्तान की भावना से ओतप्रोत था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग देश पाकिस्तान बने। इस पर साहब जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से मांग की कि मुस्लिम लीग या तो आप क्या करिए, सरकार का सहयोग करिए, या तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से ऐसी मांग की कि यदि आप सहयोग नहीं कर रहे तो आप क्या करिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए या तो सहयोग कीजिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने ऐसा सुना ही नहीं, उसने इस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। तो बेटा फरवरी, यहाँ से शुरू करते हैं नहीं तो बोर्ड बहुत छोटा रह जाता है। देखिए
फरवरी 1947, फरवरी 1947 में कांग्रेस के जो 9 अन्य मंत्री थे, कांग्रेस के जो 9 अन्य मंत्री थे, उन्होंने वाइसराय को एक पत्र लिखा। उन्होंने वाइसराय को पत्र लिखा कि वो मुस्लिम लीग के मंत्रियों का इस्तीफा ले। यहाँ फरवरी 1947 में कांग्रेस के 9 मंत्रियों ने वाइसराय को एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये कहा गया कि वाइसराय सर, या तो आप मुस्लिम लीग के सदस्यों का क्या करिए, इस्तीफा लीजिए। अगर आप इनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हम ये कांग्रेस के मंत्री जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे या कांग्रेस के मंत्री जो है वो इस्तीफा दे देंगे। पहले कांग्रेस ने मांग की थी मुस्लिम लीग से कि प्लीज़ आप सहयोग कीजिए, अगर आप सहयोग नहीं कर रहे तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, जब इन लोगों ने नहीं सुना तो फरवरी 1947 में कांग्रेस के मंत्रियों ने क्या किया, वाइसराय को एक पत्र लिखा और वाइसराय से ये कहा कि वाइसराय, या तो आप इन लोगों से इस्तीफे लीजिए या आप इन्हें हटा दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और मुस्लिम लीग तो चाह रही थी कि ऐसा कोई कलेश हो, मुस्लिम लीग तो चाह रही थी कि ऐसा कोई टेंशन हो, और वास्तव में टेंशन हो गया। क्या हुआ साहब, जब कांग्रेस ने ऐसी मांग की तो मुस्लिम लीग कहाँ पीछे रहने वाली थी। मुस्लिम लीग ने भी कहा, मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग जो है वो वाइसराय से मिली और उसने अपनी औकात से ज़्यादा मांग कर डाली। अपनी औकात से ज़्यादा क्या मांग कर डाली, उसने कहा कि संविधान सभा को भंग किया जाए, संविधान सभा को भंग किया जाए। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा को भंग किया जाए, दोबारा चुनाव कराए जाएं, अलग देश पाकिस्तान बने। यानी देखिए आप कितनी बड़ी, कितनी जिसको कहना चाहिए कंजस्टेड परिस्थिति देश के अंदर आ गई है। एक कह रहे हैं उनसे इस्तीफा लो, काय के लिए, क्योंकि वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे इस्तीफा ले लो, उनको हटा दो। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दूसरे कह रहे हैं कि ना, वो तो कम मांग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं आप संविधान सभा को ही भंग कर दीजिए, आप संविधान सभा को ही जो है समाप्त कर दीजिए। एक ये कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं। बीच में कौन फंस रहा है भैया, वो फंस रहे हैं इटली, और इटली क्लाइमेट इटली, और इटली का विज़न आप जान रहे हैं। इटली ने कहा था कि मुझे भारत आज़ाद करना है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। उनके सामने, इटली के सामने इस समय 3 बड़ी समस्याएं चल रही थी। 3 बड़ी समस्याएं कौन कौन सी चल रही थी। एक तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, कांग्रेस और लीग का क्या, ये विवाद, ये टेंशन, लीग का विवाद। ये लोग किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। आपने देखा अभी वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान सभा भंग करो। अच्छा, दूसरा, इंग्लैंड में विपक्ष वहाँ इटली को जीने नहीं दे रहा था। वो हर समय कहता था कि आपने कहा था देश को आज़ाद कर दें, भारत को आज़ाद कर दें, क्या हुआ, आप भारत में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ देखो कैसे लड़ाई हो रही है। अच्छा, तीसरा, हमारे देश में उस समय दंगे भी हो रहे थे। आप सबने पढ़ा है बेटा, 16 अगस्त 1946 को क्या डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए। और इन दंगों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मुस्लिम के अंग्रेज़ सरकार को ये दिखाया जाए कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग धर्म हैं और ये कभी साथ साथ नहीं रह सकते। देश में दंगे हो रहे थे, निर्दोष प्रजा मारी जा रही थी। तब वाइसराय, तब हम इटली को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ये देखते हैं कि वो चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं।
तो वो क्या करते हैं बेटा 20 फरवरी, तो वो क्या करते हैं बेटा 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में एक अनाउंसमेंट या एक घोषणा करते हैं। वो इटली जब ऐसी टेंशन में फंस जाते हैं तो 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं, जिसे हम लोग इटली अनाउंसमेंट या इटली घोषणा के नाम से, इसे हम इटली घोषणा के नाम से जानते हैं। और इस इटली अनाउंसमेंट में या इटली घोषणा में था क्या, तो सबसे पहले सुनिए, इसमें ये कहा गया कि 30 जून 1948 तक 1948 तक अंग्रेज़ क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। 30 जून 1948 तक अंग्रेज़ भारत को आज़ाद कर देंगे। अच्छा, ऐसी घोषणा करने से क्या हुआ, 3 फायदे हुए, 1 2 3, 3 फायदे हुए। क्या 3 फायदे हुए, एक जो संवैधानिक संकट था ये वाला, ये कह रहे थे इस्तीफा दे दे दो, नहीं तो हम दे रहे हैं, ये कह रहे थे संविधान सभा को भंग करो। बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, बहुत बड़ा संवैधानिक संकट था। ये संवैधानिक संकट समाप्त हुआ तत्काल, ये जो है वो संवैधानिक संकट समाप्त हुआ। अच्छा, दूसरा उन्होंने कह दिया 30 जून 1948 तक हम देश आज़ाद कर देंगे, यानी भारत की जनता का क्या हो गया, जनता को भरोसा हो गया कि अंग्रेज़ ऐसा करना चाहते हैं। तीसरा काम बहुत बड़ा हुआ, इन भारतीय नेताओं को समझ आ गया कि भैया अब ऐसा होना है, 30 जून 1948 तक अंग्रेज़ों को भारत से जाना है, तो जो योजना बनानी है उस योजना को जल्दी से जल्दी करना है। अब ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, अब अंग्रेज़ भारत से जाने वाले हैं। पहली घोषणा इटली अनाउंसमेंट में ये की गई कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। दूसरी घोषणा ये की गई कि यदि भारतीय नेताओं में कोई सहमति नहीं बनी, ऐसे ही लड़ाई और मारकाट ये लोग मचाते रहे, अगर भारतीय नेताओं में कोई सहमति नहीं बनी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ऐसे ही लड़ती रही, तो आप ये जान लीजिए फिर ब्रिटेन सरकार अपने विवेक का प्रयोग करेगी। विवेक का प्रयोग मतलब फिर जो वो करेगी वो सभी को स्वीकार होगा। उसने अगर कांग्रेस को सत्ता सौंप दी तो कांग्रेस ही राज करेगी। उसने अगर बाय द वे मान लीजिए मुस्लिम लीग को सत्ता सौंप दी तो मुस्लिम लीग ही शासन करेगी। इस तरह का उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर भारतीय नेताओं में सहमति नहीं बनती है तो सरकार विवेक का प्रयोग करेगी। और तीसरी अनाउंसमेंट और बड़ी शानदार अनाउंसमेंट जो की गई बेटा, वो ये की गई कि सभी कांग्रेसी तीसरी अनाउंसमेंट ये की गई कि जो एकदम सीधा वाइसराय है, यानी लॉर्ड वेवल को वाइसराय पद से हटा दिया गया और लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय बनाया गया। ये 3 हैं साहब। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने आज समझा, क्या समझा, कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार की घोषणा करता है। अंतरिम सरकार का मुस्लिम लीग ने विरोध किया, लेकिन वाइसराय के निवेदन पर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित तो हो जाती है लेकिन कोई सहयोग नहीं करती है। और जब मुस्लिम लीग कोई सहयोग नहीं करती है तो फरवरी 1947 में कांग्रेस के जो अन्य 9 मंत्री थे उन्होंने वाइसराय से निवेदन किया कि वो या तो मुस्लिम लीग के सदस्यों का इस्तीफा लें, नहीं तो फिर ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग किए जाने की मांग कर डाली, यानी देश में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया।
ऐसे में इटली अपने आप को देखते हैं कि वो चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में एक अनाउंसमेंट की, जिसे इटली अनाउंसमेंट या इटली घोषणा कहा जाता है। इस इटली घोषणा में ये कहा गया कि अंग्रेज़ भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। इससे क्या हुआ? इससे एक तो हमारे देश में जो संवैधानिक संकट था वो समाप्त हो गया, दूसरा भारतीयों को भरोसा हो गया कि हाँ अब कुछ होने जा रहा है, और तीसरा भारतीय नेताओं को अल्टीमेटम भी मिल गया कि 30 जून 1948 तक अगर ये भारतीय नेता अपने इन लड़ाई दंगों को समाप्त नहीं करते हैं तो भैया फिर अंग्रेज़ सरकार विवेक का प्रयोग करेगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी। और उसके बाद लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के क्या बन गए? वाइसराय बन गए। अच्छा, अब सुनिएगा, 2-3 बातें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 2-3 बातें क्या? जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में इतना लड़ रही थी, इतना टेंशन कर रही थी, ऊपर से इटली ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत में 2 राज्य थे, एक था पंजाब और एक था बंगाल। इन दोनों राज्यों से आज़ादी की मांग उठने लगी। इन दोनों राज्यों से ये कहा जाने लगा कि भारत को आज़ाद करो, चाहे किसी भी स्थिति में करो। कौन कौन मांग कर रहा था? पंजाब में सिख धर्म के लोग मांग कर रहे थे, जबकि बंगाल में हिंदू धर्म के लोग मांग कर रहे थे। ये लोग क्यों मांग कर रहे थे भैया? भाई, पंजाब में सिख धर्म के लोग और बंगाल में हिंदू धर्म के लोग क्यों मांग कर रहे थे? क्योंकि हमने पढ़ा था, कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि भारत में 3 वर्गों के राज्य होंगे, 3 ग्रुप्स में बटे होंगे। कौन कौन से? बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। बी ग्रुप में कौन कौन शामिल था? वो था पंजाब, दूसरा था सिंध और तीसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। अच्छा, सी ग्रुप में कौन कौन शामिल थे? तो वो था आपका बंगाल और असम। अब यहाँ डर ये था कि कहीं ऐसा न हो, पंजाब में सिख धर्म के लोगों को डर ये था कि कहीं ऐसा न हो कि बी ग्रुप और सी ग्रुप को मिलाकर के पाकिस्तान बना दिया जाए। तो पंजाब को यानी सिख धर्म के लोगों को पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। और बंगाल में हिंदुओं को भी ये बड़ी चिंता थी कि ऐसा न हो सी ग्रुप में बंगाल और असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट को मुस्लिम लीग को दे दिया जाए, तो बंगाल के हिंदुओं को भी कहाँ जाना पड़ेगा? पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग बवाल करने लगे कि जो करना है जल्दी से बताइए, फिर हम अपना जहां हमें रहना हो, चाहे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में, उस हिसाब से हम निर्णय लें। यहाँ एक बात समझने की ये है कि मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा ने पहली बार ये कहा कि बंगाल के 2 हिस्से होने चाहिए। एक पूर्वी बंगाल, वो पाकिस्तान चला जाएगा, एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू रहेंगे, जिसमें हिंदू लोग होंगे, वो जो है क्या होगा? हमारा पश्चिम बंगाल होगा। अच्छा, अब इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि इतनी ज़्यादा मांग उठने लगी कि कांग्रेसी नेता थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी ने अप्रैल 1947 को अप्रैल 1947 को वाइसराय को एक पत्र लिखा, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, और उन्होंने उस पत्र में ये कहा कि मुझे लगता है कि युद्ध से बेहतर विभाजन है। ये जो गृह युद्ध हो रहा है, इससे बेहतर है कि आप विभाजन करें, आप पार्टीशन करें। और लेकिन ये विभाजन एक ही शर्त पे होना चाहिए कि आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी से विभाजन करें। आप पंजाब और बंगाल को ईमानदारी से इसका पार्टीशन करें। जो हिंदू और सिखों का है वो हिंदू और सिखों को दिया जाए, और जो मुस्लिमों का है वो मुस्लिमों को दिया जाए। तो आज की इस क्लास में हमने अंतरिम सरकार में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट
और इसके साथ साथ हमारे देश में जो इटली अनाउंसमेंट हुई, इटली घोषणा हुई, उस पर विस्तार से डिस्कशन किया। ये इसका भाग 1 है। इसका भाग 2 यानी भारत विभाजन और स्वतंत्रता का पार्ट 2 वो हम अपनी कल मंगलवार की क्लास में डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हुए आपसे चाहता हूँ आप लोग इस पर नोट्स बनाएं और नोट्स मुझे भेजें। थैंक यू सो मच।